हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 25 तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव देख रखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट का। आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का 26 से ऑब्जेक्टिव देखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात होती है क्या कि 26 में क्वेश्चंस क्या दे रखा है उस पर हम लोग सबसे पहले वर्क करेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है क्या कि नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 1 लाख का। नेट प्रॉफिट 1 लाख का दे रखा है और आपको डेटर का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है। तो डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग का मतलब क्या हो गया कि डेटर क्या है हमारे लिए करंट एसेट्स है। और करंट एसेट्स अगर बढ़ता है हमारा तो हम उसे घटाया करते हैं, और करंट एसेट्स अगर बढ़ता है तो घटाया करते हैं, और घटता है तो जोड़ा करते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या कि करंट एसेट्स बढ़ रहा है या घट रहा है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो करंट एसेट्स हमारा 30,000 से 36,000 हो रहा है। इसका मतलब 36,000 से 30,000 से 36,000 हो रहा है। तो इसका मतलब 6,000 का हमारा इंक्रीज हो रहा है किस चीज में, डेटर में। अगर करंट एसेट्स इंक्रीज करता है तो हम उसे क्या करते हैं, घटाया करते हैं। तो करंट एसेट्स अगर डिक्रीज कर रहा है तो हम उसे घटाया करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग घटाएंगे, कितने से घटाएंगे, 6,000 से हम लोग घटाएंगे। लेस इंक्रीज इन डेटर, कितने से, 6,000 से। तो हमारा कितना हो गया, 94,000। 94,000 हमारा क्या बताएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही कैलकुलेट करने आपको बोल रहा है। देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आपका 94 आ गया। तो इसका आंसर आप बता सकते हो कौन होगा, आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 27 में रोकड़ प्रवाह विवरण का बनाना है। रोकड़ प्रवाह विवरण का बनाना है। प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज, क्या होगा इसका आंसर। तो कंपनी के द्वारा ये नियम बनाया गया है, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ये नियम बनाया गया है कि हर एक कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ही बनाना है। तो कंपनी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28। 28 में आपको बोल रहा है क्या है, संचालन क्रियाओं मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से लाभ की गणना करते समय, प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय शुद्ध लाभ में से पुनः जोड़ा जाएगा। मतलब कौन सा ऐसा आइटम है जो संचालन क्रियाओं मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करते समय जोड़ा जाएगा। बोलता वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच विल बी एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट। मतलब नेट प्रॉफिट में कौन सा जोड़ा जाएगा। सबसे पहली बात आप हमेशा याद रखना कि नेट प्रॉफिट जब हम लोग बनाते हैं क्या, इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते हैं। तो नेट प्रॉफिट में हम लोग टोटल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं। तो आप आराम से देख रहे हो कि नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम लोग जोड़ा करते हैं। तो आप देख लो गुडविल रिटर्न ऑफ नॉन ऑपरेटिंग है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है तो हम इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि ये सारी चीजें आपको जोड़ी जाएगी। तो आंसर इसका सबसे सटीक कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे आंसर तो सबका सब है क्योंकि सबका सब सही ही बता रहा है। तो जब सबका सब सही बता रहा है तो इसका मतलब आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है, सॉरी, 29 में बोल रहा है वित्त उपक्रम द्वारा प्राप्त लाभांश को रोकड़ प्रवाह विवरण में किस प्रकार, किस क्रिया के अंतर्गत रखा जाएगा। वित्त उपक्रम, अब भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन पीछे भी पढ़ा था कि फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस जो भी होंगे उनका काम ही होता है इंटरेस्ट रिसिप्ट करना, इंटरेस्ट पे करना, डिविडेंड रिसिप्ट करना, डिविडेंड पे करना, ये उसका काम ही है। इसका मतलब डिविडेंड जो है उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन से 29 का आंसर क्या हो जाएगा, 29 का आंसर ए हो जाएगा बच्चों का।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग 30 में। बोल रहा है कि वर्ष के दौरान कितना लाभ है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट हुआ है वो 20,000 है, और ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट होने के बाद इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक में कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, द स्टॉक जो इंक्रीज हुआ है 9,000 से, एंड डिक्रीज इन डेटर कितना हुआ है 5,000 से। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि स्टॉक और डेटर दोनों का दोनों करंट एसेट्स है, दोनों का दोनों करंट एसेट्स है। और एक पहला जो स्टॉक दे रखा है, स्टॉक वाले करंट एसेट्स में आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब करंट एसेट्स इंक्रीज करता है तो आप उसे घटाते हो, और जब करंट एसेट्स आपका डिक्रीज करता है तो आप उसे जोड़ते हो। तो चलो आपने क्या करना है, 9,000 को आपको घटा देना है और 5,000 आपको ऐड कर देना है। आखिर किस में, किस में, तो प्रॉफिट में, प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट है कितना, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको, नेट प्रॉफिट जो दे रखा है वो 20,000 दे रखा है। तो आप आराम से निकालो, 20,000 में 9,000 घटाएंगे तो 11,000, 11,000 में अगर 5,000 आप जोड़ते हो तो 16,000 हो जाता है। तो आंसर आप खुद बताओ कि कौन सा होगा, ए बी सी डी। तो आप देख रहे हो कि इसका आंसर आराम से आप बता सकते हो, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, 30 नंबर हो गया है, अब 31 चलेंगे हम लोग। बोलता है संचालन क्रियाओं, संचालन क्रियाओं को प्रभावित संचालन क्रिया, संचालन से रोकड़ प्रवाह की गणना करते समय शुद्ध लाभ में किसे जोड़ा जाता है, मतलब while calculating cash flow from operating activities which is added net profit, मतलब नेट प्रॉफिट में कौन सा ऐड किया जाता है। आप बहुत अच्छे से जानते हो, यहाँ करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज दे रखा है, तो करंट एसेट्स अगर बढ़ता है तो हम उसे घटाते हैं, करंट एसेट्स घटता है तो हम उसे जोड़ते हैं। वही अगर करंट लायबिलिटीज की बात आती है तो इसका अपोजिट हो जाता है, बढ़ता है तो जोड़ते हैं और घटता है तो हम लोग क्या करते हैं उसे, अगर करंट लायबिलिटीज घटता है तो हम उसे क्या करते हैं, घटाते हैं। तो सबसे पहली बात, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, स्टॉक करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो आप इसे क्या करोगे, घटाओगे। डिक्रीज कर रहा है करंट एसेट तो आप इसे जोड़ोगे। इंक्रीज कर रहा है करंट एसेट तो आप इसे, इंक्रीज कर रहा है तो आप इसे घटाओगे। डिक्रीज कर रहा है करंट लायबिलिटी तो आप इसे घटाओगे। तो इसमें से जोड़ने वाला तो एक ही है, और बोल भी रहा है कि जोड़ा क्या जाए, तो आराम से इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बोलता है वित्त क्रिया, वित्त संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह विवरण का उदाहरण, मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज का कोई एग्जांपल बताना है। ये जो होगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का है, कैश का इनफ्लो है लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश का इनफ्लो है लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश का इनफ्लो है लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, क्योंकि इन्वेस्ट को आप बेच रहे हो, कहीं ना कहीं ये एसेट्स को बेच रहे हो, एसेट्स को खरीदते बेचते हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चला जाता है। कैश रिसिप्ट फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, जब कैश रिसीव हो रहा है किससे, इशू ऑफ शेयर से, तो कैश का इनफ्लो तो हो रहा है लेकिन ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज है। और वही इंटरेस्ट रिसिव्ड, इंटरेस्ट रिसिव से कैश का इनफ्लो तो जरूर होगा, लेकिन इंटरेस्ट कब रिसीव करेंगे, जब कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करोगे। डेवेंचर आप खरीदोगे, डेवेंचर आपके लिए एसेट हो जाता है, एसेट्स पर आपने इन्वेस्ट किया है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तब मिलता है जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आप करते हो। यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश इनफ्लो हो रहा है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि फाइनेंशियल एक्टिविटी का सिर्फ एक ही निकला है, और वो भी कौन निकला है, आंसर सी निकला है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सारे के सारे ऑप्शंस को भी हम लोग डील कर रहे हैं। इससे क्या हो कि आप ज्यादा बेहतर तरीके से इसका आंसर समझ पाओ कि क्यों ऐसा हुआ। 33 पे आएंगे, थोड़ा छोटा कर ले, अदरवाइज और स्टेप मुझे लगता है छोटा करना होगा। चलो कोई, अब बोल रहा है क्या कि हाउ विल यू ट्रीट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेवेंचर व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब इंटरेस्ट ऑन डेवेंचर को अगर पेमेंट करते हो, इंटरेस्ट ऑन डेवेंचर कब पेमेंट करोगे, एक कंपनी है,
कंपनी क्या करती है, डिवेंचर इशू करती है। डिवेंचर किसी इशू करती है तो डिवेंचर होल्डर को, और डिवेंचर होल्डर उतने का पैसा कंपनी को देता है और कंपनी के लिए वो कर्ज हो जाता है, और उस कर्ज के बदले कंपनी उसे क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। तो कंपनी इस शेयर डिवेंचर होल्डर से क्या इकट्ठा कर रही है, फाइनेंस इकट्ठा कर रही है, और फाइनेंस के बदले इंटरेस्ट दे रही है। इसका मतलब ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज है। तो पहला बात तो ये पेमेंट कर रहा है तो कैश का आउटफ्लो है ना। और वो भी कौन सा एक्टिविटीज है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। चलो हम लोग देखते हैं कि कौन सा एक्टिविटीज का आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका कौन हो जाएगा बच्चे का, सी। क्योंकि कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नहीं है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज है। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोग आ रहे हैं कि 34 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है क्या, कि लेखांकन मानक 3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना अनिवार्य है। मतलब किसको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग किनको बनाना अनिवार्य है, क्या, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ऑल इंटरप्राइजेज, और फिर उसके बाद क्या बता रखा है, कंपनीज लिस्टेड, जो कंपनी लिस्टेड है उसके लिए, या एंटरप्राइजेज हैविंग टर्नओवर स्पेंडिंग 50 करोड़, मतलब 50 करोड़ के पास, 50 करोड़ से अधिक अगर उसका क्या है, टर्नओवर है, वो बनाएगा, या इनमें से सभी। तो बी सी डी, बी सॉरी, बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। सभी उपक्रम को बनाना जरूरी नहीं है, इसका आंसर बी और सी हो जाएगा। इसका मतलब ये पक्का आंसर कौन हो जाएगा, इसका डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 35 की ओर चलते हैं। 35 में आपको दे रखा है क्या, कौन सी क्रियाएं संचालन क्रियाओं के अंतर्गत आती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अंतर्गत आती है। तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब भी जाता है तो एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड आइटम जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब भी जाता है तो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड आइटम जाता है। तो लैंड ऑफ परचेज फिक्स एसेट्स है, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, ये कैश का आउटफ्लो होगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगा। इशू ऑफ डिवेंचर, ये कैश का इनफ्लो है लेकिन ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज है। फिर प्रोसीड ऑफ फ्रॉम इंश्योरेंस इशूइंग क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कैश का इनफ्लो है लेकिन क्या है, ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज है। ठीक है। और कैश सेल्स जो है कैश का इनफ्लो है और ये इनकम है, इसका मतलब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। तो इसका मतलब ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश इनफ्लो। नॉट ए कैश इनफ्लो मतलब कैश आउटफ्लो के बारे में पूछ रहा है, जो कैश इनफ्लो नहीं है। जो भी कैश इनफ्लो नहीं है इसका मतलब कैश आउटफ्लो पूछ रहा है, और कैश आउटफ्लो मतलब वो आपके प्रॉफिट को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो डेटर जो है वो क्या हो रहा है, इन डिक्रीज कर रहा है। तो डेटर जैसे ही डिक्रीज करेगा तो आप उसे जोड़ोगे। और इशू ऑफ डिवेंचर, अगर डिवेंचर इशू करेंगे तो कैश का इनफ्लो होगा, तो आप भी इसको प्लस कर दोगे। और डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज कर रहा है, करंट लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे का, ये भी घटेगा। नन ऑफ दीज, ऐसा होगा ही नहीं क्योंकि माइनस वाला पूछ रहा आउटफ्लो, और आउटफ्लो तीनों में से कोई एक निकल ही गया। कौन सा है, तो सी नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इंक्रीज इन डेटर जो होगा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड होगा। इशू ऑफ डिवेंचर ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज में ऐड होगा। और डिक्रीज इन क्रेडिटर तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेस होगा। 37 की ओर चलते हैं हम लोग। बोलता है फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का है आइटम। तो पहला तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही है। दूसरा परचेज आप डिवेंचर कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है जो आउटफ्लो होगा। फिर उसके बाद परचेज ऑफ मशीनरी, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है क्योंकि एसेट से रिलेटेड सारी चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चली जाती है, ये भी कैश का आउटफ्लो होगा। इशू ऑफ शेयर, कैश का इनफ्लो तो जरूर है लेकिन ये क्या है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज है। क्लियर है। तो अब आपको पूछ क्या रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में पूछ रहा है, तो आप आराम से आंसर दे सकते हो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन होगा। तो आंसर इसका ए नंबर है।
38 बोलता है रोकर समतुल्य के संबंध में निम्न में से सत्य है। फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट कैश इक्विवेलेंट। तो कैश इक्विवेलेंट के संबंध में क्या सही है? बोलता है क्या अत्यधिक तरल अल्पकालीन निवेश मतलब मोर लिक्विडिटी। मतलब सबसे पहली बात तो कैश इक्विवेलेंट का मतलब ही होता है जो एकदम लिक्विडिटी आइटम हो, है ना। करंट एसेट जो होता है वो 1 ईयर के लिए होता है। लिक्विड एसेट जो मान लिया जाता है वो 6 मंथ के लिए। एंड ये जो माना जाता है आपका कैश इक्विवेलेंट, मैं पहले ही बताया था, पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, कैश इक्विवेलेंट जो माना जाता है वो 3 मंथ के अंदर या 3 मंथ से कम या 3 मंथ तक, अप टू 3 मंथ तक ही माना जाता है कि वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा या कैश में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब 31 का जो आंसर 38 का जो आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? तो मोर लिक्विडिटी, ये भी सही है। मिनिमम रिस्क, निश्चित है कि जब उसको कैश में कन्वर्ट 3 महीने के अंदर किया जा सकता है तो निश्चित है रिस्क लेवल बहुत रेयर होगा, बहुत कम होगा। मतलब इसका आंसर बी भी हो सकता है। और मैं पहले ही बता दिया था सी नंबर के बारे में, तो इसका मतलब आपका जो आंसर एक्चुअल है वो डी होगा। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है और मैं पहले भी बता रखा हूँ, इंटरेस्ट पेड बाय अदर देन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज इज शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर। अब सबसे पहली बात होती है क्या कि इंटरेस्ट भुगतान किया गया, इंटरेस्ट जैसे ही पे करते हो, इंटरेस्ट पेड करते हो, तो इंटरेस्ट पे कब करोगे? जब आप किसी से बैंक लोन लोगे, जब आप किसी को डिवेंचर इशू करोगे, जब आप क्या करोगे, डिवेंचर इशू करोगे, तो इन सभी को आप क्या दोगे? इन सभी को आप इंटरेस्ट दोगे। और ये सब फाइनेंस को इकट्ठा करने के दौरान में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चे का? फाइनेंशियल एक्टिविटी से हो जाएगा। अगर यही फाइनेंशियल कंपनी करती तो फिर उसके लिए ये ऑपरेटिंग वर्क हो जाता है, लेकिन फाइनेंशियल कंपनी को बोलता है छोड़कर कहने के लिए, तो फाइनेंशियल कंपनी को हमने छोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 40 नंबर बोलता है रोकड़ प्रवाह विवरण में ब्याज की मद दिखाई जाती है। इन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट द आइटम ऑफ इंटरेस्ट इज शोइंग। मतलब कहाँ पर दिखाया जाता है? तो सबसे पहली बात होती है क्या कि इंटरेस्ट जो होता है, सबसे पहला बात, इंटरेस्ट जो होता है अगर वो रिसीव हो रहा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अगर पेड हो रहा है तो आप फाइनेंशियल एक्टिविटीज जाएगा। तो इसका मतलब इस दोनों में दिखाया जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। मतलब ये नहीं बता रहा है कि ये कैश रिसिव्ड है, इंटरेस्ट रिसिव्ड है या इंटरेस्ट पेड है। अगर इंटरेस्ट रिसिव्ड या इंटरेस्ट पेड बता देता तो मेरे लिए और आसान हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बता रखा। तो इसका मतलब इंटरेस्ट का आइटम तो दोनों में यूज होता है, इसलिए दोनों में यूज किया जाएगा। बोलता है विच वन फॉलोइंग इज कैश आइटम। इसमें से कौन सा कैश आइटम है? देखो सबसे पहली बात क्या होती है, गुडविल रिटर्न ऑफ से कैश आता जाता नहीं है, इसलिए नॉन कैश आइटम है। डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश आइटम है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेबिट्स भी नॉन कैश आइटम है। तो कैश आइटम सिर्फ एक ही है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। फिर बोलता है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश इन फ्लो। मतलब कैश इन फ्लो नहीं है। इसका मतलब आप हमेशा याद रखो कि नहीं जोड़ के वो किसको पूछ रहा है? आउटफ्लो को। इसका मतलब सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आप फिक्स एसेट्स बेचोगे तो निश्चित है कैश का इनफ्लो होगा। आप परचेज करोगे फिक्स एसेट्स तो खरीदोगे तो कैश जाएगा, पैसा जाएगा, इसका मतलब कैश का आउटफ्लो होगा। इशू ऑफ डेवेंचर, इस जब इशू डेवेंचर डेवेंचर को इशू करोगे तो आपके पास कैश आएगा, इनफ्लो होगा, है ना। फिर सेल ऑफ गुड्स, आप गुड्स को बेचोगे कैश में तो आपका कैश का इनफ्लो होगा। और वो पूछ रहा है आउटफ्लो के बारे में, तो आप सीधा इसका आंसर क्या दोगे? बी नंबर इसका आंसर दोगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि इसका आंसर बी क्यों होगा। 43 डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर इन करंट एसेट्स अगर डिक्रीज करता है तो आप उसे क्या करते हो? ऐड करते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बोलता है पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज क्लासिफाइड।
पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, जब इनकम टैक्स पे करते हैं हम लोग सारी चीजें इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड कहाँ दिखाते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। और प्रॉफिट भी हमको कहाँ होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, है ना। तो हमको जो इनकम टैक्स दिखाना होता है वो कैश फ्लो में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही दिखाते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, संचालन लाभ ज्ञात करते समय शुद्ध लाभ किसमें जोड़ा जाएगा, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं while calculating profit, operating profit which will be added to net profit, मतलब नेट प्रॉफिट में कौन सा चीज जोड़ा जाएगा। सबसे पहली बात ये याद रखना है कि नेट प्रॉफिट में हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं। तो आप देखते जाना है कौन नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन कैश है। तो सबसे पहली बात, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, तो हम लोग ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। नॉन ऑपरेटिंग क्या है, इनकम है। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम लोग माइनस करते हैं, क्योंकि इनकम को जोड़ा जाता है, ये हमेशा याद रखना, इनकम को जोड़ा जाता है और नॉन ऑपरेटिंग है तो उसे घटाया जाएगा। एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं, सॉरी, एक्सपेंसेस को हमेशा हम लोग लेस करते हैं, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग होगा तो इसका उल्टा होगा, जोड़ा जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, इंटरेस्ट रिसिप्ट नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो हम उसे घटाएंगे। प्रॉफिट हो रहा है सेल पर, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम या प्रॉफिट है तो हम इसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है। इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, जब जनरल रिजर्व इंक्रीज करता है तो हम उसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है। रिफंड ऑफ टैक्स, जब टैक्स रिफंड होता है तो मेरे लिए कहीं ना कहीं नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो हम उसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। और ये पूछा जा रहा है जोड़ा क्या जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। 45 के बाद हम लोग 46 की ओर चलते हैं। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो या फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो तो होना ही होना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैश का इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि वो कौन से एक्टिविटीज से रिलेटेड है। तो परचेज करेगा मशीनरी तो इन्वेस्ट कर रहे हो आप, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश का आउटफ्लो है। इशू ऑफ शेयर, आप शेयर क्यों इशू करोगे, फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए, मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटीज, कैश का इनफ्लो है। फिर उसके बाद परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, आपने इन्वेंट्री खरीदा मतलब गुड्स खरीदा, तो कैश का क्या है बच्चे का, आउटफ्लो है। लेकिन ये कौन सी एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि बिजनेस में गुड्स को आप खरीदते या बेचते हो, सर्विस को खरीदते या बेचते हो, तो वो बिजनेस से रिलेटेड, ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आपके लिए फिक्स एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है, तो इसका मतलब ये फाइनेंशियल, सॉरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप परचेज कर रहे हो तो माइनस होगा। तो वो आंसर पूछ रहा है क्या, कि कौन सा रोकड़ प्रवाह विवरण संचालन संबंधी है, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इसमें से सिर्फ आपको एक ही मिला है, वो है बच्चे का सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, सी हो जाएगा। बोलता है क्या कि इनकम टैक्स रिफंड इज ए कैश ऑफ सोर्स एप्लीकेशन बोथ या नॉन ऑफ दिस, इसका मतलब सोर्स ऑफ इनकम है ना। सोर्स ऑफ इनकम है मतलब आपने इनकम टैक्स पे किया और आपने ज्यादा पे कर दिया, तो उसके बदले आपको रिफंड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, पैसे वापस आते हैं आपके अकाउंट में, तो वो सोर्स ऑफ इनकम है। इसका मतलब ये ए हो जाएगा। फिर बोलता है क्या, फिर बाबू का क्या है 48, बोलता है निम्न में से संचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये जो है कैश का इनफ्लो तो जरूर हो रहा है, लेकिन ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज है। परचेज ऑफ मशीनरी परचेज कर रहे हो तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, ये क्वेश्चन फिर से लगता है वही है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे का, मैंने मिस्टेक से लगता है वही क्वेश्चन डाल दिया। परचेज ऑफ इन्वेंट्री अगर आप परचेज करोगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आप परचेज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं फिक्स एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स आपका बढ़ रहा है, तो आपका कैश का आउटफ्लो होगा, और साथ ही साथ ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चला जाएगा। और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपसे पूछा जा रहा है, तो आंसर इसका सी हो।
हम लोग क्वेश्चन 49 की ओर बढ़ेंगे। बोलता है क्या है कि बैंक अधिविकर्ष मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब कहाँ पे यूज किया जाएगा। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, या कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। तो एक बात हमेशा याद रखना है कि ये दो तरीके से यूज होता है। कभी कभी ओवरड्राफ्ट को अगर करंट लायबिलिटीज मान लिया जाए तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यूज हो जाता है, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या फाइनेंशियल एक्टिविटीज में तो कभी यूज नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन कभी कभी किसी क्वेश्चन में बता रखा होता है कि वो कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। तो आप देख लेना कि इस बार के सेशन में आपको क्या बता रखा है। मुझे लगता है कि कैश इक्विवेलेंट बता रखा होगा, तो आप कैश इक्विवेलेंट की तरह इसे यूज करोगे। बोलता है एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सबसे पहली बात, इशू ऑफ शेयर फाइनेंशियल एक्टिविटीज, कैश का इनफ्लो, फाइनेंस इकट्ठा कर रहे हो। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन क्या हो गया, फाइनेंशियल एक्टिविटीज का आप पेमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब कैश का आउटफ्लो। ठीक है। फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हो तो ये खरीदना बिजनेस से रिलेटेड है, मतलब ऑपरेटिंग से रिलेटेड, ऑपरेटिंग जैसे ही कर रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, ये आउटफ्लो। फिर बोलता है क्या, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बेचा जा रहा है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट उसके लिए फाइनेंशियल एक्टिविटी सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाता है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश का इनफ्लो। और वो पूछ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इसमें से तो ये भी नहीं होगा, है ना। फिर उसके बाद लोन को भी आप पेमेंट कर रहे हो, वो भी नहीं होगा बच्चे का। फिर ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नहीं है, मतलब आंसर हो जाएगा डी। तो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का 50 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया। मुझे लगता है क्या कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये 50 क्वेश्चंस अगर आपने देख लिया, फर्स्ट सेशन में हमने फर्स्ट को देखा 1 टू 25 तक हमने देखा था, और फिर सेकंड सेशन में हमने देखा क्या कि 26 टू 50 देखा है ना। इसको आप देख लोगे एक बार, अगर आप इसको 1 से 2 बार 3 बार अगर आप देख लेते हो तो कैश फ्लो से रिलेटेड तो ऑब्जेक्टिव्स आपसे छूटने वाला नहीं है, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो। जो बच्चे मेरे सब्सक्राइब कर रखे हैं उनके लिए तो बढ़िया है, अदरवाइज जिनके पास ये ऑब्जेक्टिव पढ़ने या ऑब्जेक्टिव को देखने या याद करने के लिए उन्हें बहुत मुश्किल हो रहा है, तो वो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। जैसे शेयर करेंगे तो उनके लिए भी फायदे की चीज होगी, क्योंकि अभी बोर्ड का एग्जाम नजदीक आने वाला है, उनके लिए भी अच्छा होगा। और टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से टर्म 1 तो हो गया, टर्म 2 में कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वहां पर भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो उनके लिए भी ये फायदे की चीज है। तो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं जल्दी ही।